जय हिंद। पॉलिटी की आज की क्लास में हम बात करेंगे रिट्स के बारे में। इससे पिछले वाले सेशन में हमने आर्टिकल 32 के बारे में बात की थी और आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में। 5 टाइप के रिट्स को मेंशन किया गया है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेबस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी और क्वो वारंटो। इन 5 टाइप के रिट्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि रिट एक टाइप का लीगल ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इश्यू करने की पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 32 और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट्स इश्यू कर सकता है। हाई कोर्ट्स को यही सेम पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 226 और हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए तो रिट्स इश्यू कर ही सकते हैं, प्लस किसी अदर पर्पस के लिए भी रिट्स को इश्यू कर सकते हैं। इस पे अपन आगे डिटेल में और बात करेंगे। दूसरी बात ये कि हमने रिट्स को बोरो किया फ्रॉम इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ से बोरो किया है हमने। इंग्लिश लॉ में हालांकि इनको बुलाया जाता है प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव रिट्स पुराने टाइम में इंग्लैंड में रिट्स को इश्यू करने का अधिकार, रिट्स को इश्यू करने का प्रेरोगेटिव राजा का होता था, किंग का होता था, और वहीं से इनको बुलाया जाने लगा प्रेरोगेटिव रिट्स। और इंग्लैंड में पहले भी और आज भी किंग को फाउंटेन ऑफ जस्टिस कंसिडर किया जाता है। फाउंटेन ऑफ जस्टिस या फिर सोर्स ऑफ जस्टिस किंग को कंसिडर किया जाता है। हालांकि लेटर ऑन ब्रिटिश हाई कोर्ट ने रिट्स को इश्यू करना शुरू कर दिया फॉर प्रोटेक्टिंग द लिबर्टीज ऑफ ब्रिटिश पीपल, लेकिन इनिशियली ये अधिकार राजा का था और हमने इंग्लिश लॉ से रिट्स को बोरो किया। अब देखते हैं डिटेल में। देखो, सबसे पहले तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इश्यू करने की पावर है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट्स को रिट्स इश्यू करने की पावर है अंडर आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के क्लॉज 3 में अपन ने पढ़ा है पार्लियामेंट को ये पावर है कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है और कानून बना के किसी और कोर्ट को रिट्स इश्यू करने की पावर दे सकता है। हालांकि पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन बनाया नहीं है, तो स्टेटस ये है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स रिट्स इश्यू कर सकते हैं। ये अपने को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, संविधान के लागू होने के बाद से तो सभी हाई कोर्ट्स को ये पावर मिल गई कि वो रिट्स इश्यू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, लेकिन संविधान के लागू होने से पहले सिर्फ 3 ऐसे हाई कोर्ट्स थे जिनको पावर थी रिट्स इश्यू करने की। कौन कौन से? हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगर रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट्स इश्यू कर सकता है, साथ ही साथ किसी और पर्पस के लिए भी रिट्स इश्यू कर सकता है। अदर पर्पस, फॉर एग्जांपल किसी भी और ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए। फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि लीगल राइट है आज की डेट में, और राइट टू प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट को कहीं ऐसा लगता है कि कोई रिट इश्यू करने की ज़रूरत है तो हाई कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कर सकता है और इस सेंस में सुप्रीम कोर्ट की पावर इन कंपैरिजन टू हाई कोर्ट्स नैरो है और हाई कोर्ट्स का जो स्कोप है वो ब्रॉड है। बात अगर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की करें तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सरकार के अगेंस्ट में, अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में, किसी भी इंसान के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकता है। हाई कोर्ट सिर्फ विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन रिट्स इश्यू कर सकता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान का हाई कोर्ट है तो राजस्थान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, राजस्थान की अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में, या किसी ऐसे इंसान के अगेंस्ट में जो राजस्थान में रह रहा है, उनके अगेंस्ट में रिट्स इश्यू कर सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है कि केरला में क्या हो रहा है, वहाँ पे उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है ही नहीं। हाँ, आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट सिर्फ एक कंडीशन पे
रिट इशू कर सकता है, और वो कंडीशन क्या है कि कॉज ऑफ द एक्शन अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। कॉज ऑफ द एक्शन जो है वो उस हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर हुआ, तो आउटसाइड भी वो रिट इशू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में कोई आदमी कांड करके चला गया और भाग गया तमिलनाडु, तो अब राजस्थान का हाई कोर्ट इस आदमी के अगेंस्ट में रिट इशू कर सकता है, क्योंकि कॉज ऑफ द एक्शन जो है वो कहाँ हुआ, वो राजस्थान हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर हुआ। और इस चीज़ को ऐड किया गया बाय 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो स्कोप है वो ब्रॉड है, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो ब्रॉड है, हाई कोर्ट की पावर जो वो लिमिटेड है विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन तक। बात अगर की जाए राइट टू रिफ्यूज़ की, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट टू रिफ्यूज़ अवेलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 के अंडर और कहता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, डिसीजन चाहे जो भी हो, लेकिन बात सुननी पड़ेगी। हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये पावर डिस्क्रिशनरी है। हाई कोर्ट को अगर कोई आदमी अप्रोच करता है अंडर आर्टिकल 226 और हाई कोर्ट को लगता है कि एप्लीकेशन सही है, तो रिट इशू कर देगा। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं एप्लीकेशन ठीक नहीं है, तो उसके पास में डिस्क्रिशन है, मना कर सकता है। अब अपन बात करेंगे एक एक करके सारे रिट्स के बारे में। सबसे पहला रिट है हेबियस कॉर्पस का रिट। हेबियस कॉर्पस ये एक लैटिन टर्म है। कॉर्पस तो सुना होगा इंग्लिश में। कॉर्पस का मतलब होता है किसी डेड ह्यूमन बीइंग या डेड एनिमल की बॉडी को वो बोलते हैं कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस लैटिन टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग होता है ब्रिंग द बॉडी या फिर टू हैव द बॉडी ऑफ। और हेबियस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है अगेंस्ट अ इलीगल डिटेंशन। अगर किसी को इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है तो उसके अगेंस्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट इशू की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें आर्टिकल 22 के अंडर प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं। किसी आदमी को अगर डिटेन किया जाएगा तो उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा अगर किसी को डिटेन करके रखना है तो सिर्फ एक कंडीशन पर डिटेन करके रखा जा सकता है, और वो कंडीशन है कि मजिस्ट्रेट उसके डिटेंशन को ऑथराइज करे, अदरवाइज उसको राइट है टू बी रिलीज्ड। लेकिन बहुत बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि पुलिस जो है वो 2-2, 4-4 दिन तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं कर रही है, आदमी को डिटेन करके रखा हुआ है। और मजिस्ट्रेट को क्या पता चलेगा? इतने पुलिस वाले हैं, थाने हैं, किस पुलिस थाने ने किस आदमी को कहाँ डिटेन करके रखा है, मजिस्ट्रेट को क्या पता चलेगा? तो ऐसे सिनेरियो में इस आदमी के पास में राइट है कि ये आदमी सुप्रीम कोर्ट, इसको तो खैर डिटेन करके रखा हुआ है, लेकिन इसके परिवारजन, इसके यार दोस्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हैं, और फिर कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा पुलिस को और कहेगा कि उस आदमी को हमारे सामने पेश किया जाए, टू हैव द बॉडी ऑफ, ब्रिंग द बॉडी। और फिर पेशी के बाद जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि डिटेंशन इलीगल है या लीगल है। इससे दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि हेबियस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है टू सेफगार्ड इंडिविजुअल लिबर्टीज अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। आर्बिट्री या इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट में इंडिविजुअल लिबर्टीज को बचाने के लिए हेबियस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है। स्पेशली आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 में जो हमें राइट्स मिले हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हेबियस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है। और दूसरा, अपने को ये समझ में आता है कि हेबियस कॉर्पस की रिट पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है। जैसे अपने एग्जाम्पल में पुलिस जो है वो पब्लिक अथॉरिटी है, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट इशू की जा सकती है। प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट में भी हेबियस कॉर्पस की रिट इशू की जा सकती है। पब्लिक का एग्जाम्पल तो अपन ने देख लिया, प्राइवेट का देखते हैं। सपोज करो ए और बी कोई कपल है और इन दोनों का बच्चा है कोई सी, 3-4 महीने का बच्चा है, ए फादर है, बी मदर है। इन दोनों का हो गया डिवोर्स और डिवोर्स फाइनल हुआ और फैमिली कोर्ट ने ये बोला कि इस बच्चे की कस्टडी माँ को मिलेगी, बी को मिलेगी। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन इसका फादर बच्चे को माँ को सौंपता नहीं है, कस्टडी देता नहीं है। तो इस माँ के पास में ये सॉल्यूशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करे
और बोले कि मेरे बच्चे को एक तरीके से इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है, तो कोर्ट अब ऑर्डर इशू करेगा और इस ए आदमी को बोलेगा कि उस बच्चे को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ब्रिंग द बॉडी टू हैव द बॉडी ऑफ, और फिर प्रोसीडिंग्स चलेंगी और देखा जाएगा क्या नतीजा है। इस केस में जो रिट इशू की गई ए आदमी के अगेंस्ट में, ये प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट में इशू की गई रिट का एग्जाम्पल है। तो हेबियस कॉर्पस पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट पर्सन्स दोनों के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है। किसके अगेंस्ट में इशू नहीं की जा सकती? लॉफुल डिटेंशन हो, भाई किसी आदमी ने कोई क्राइम किया, कोर्ट ने उसको सजा दी, अब वो जेल में पड़ा हुआ है, ये लॉफुल डिटेंशन है। इस केस में हेबियस कॉर्पस का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, डिटेंशन इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेचर। कोर्ट के कंटेम्प्ट या लेजिस्लेचर के कंटेम्प्ट के केस में हेबियस कॉर्पस का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, डिटेंशन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। किसी कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किसी व्यक्ति के डिटेंशन को ऑथराइज किया है, तो वहाँ भी हेबियस कॉर्पस की रिट का कोई लेना देना नहीं होता। और लास्ट, व्हेन द डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर होगा तो भी हेबियस कॉर्पस की बातचीत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान हाई कोर्ट तमिलनाडु में हो रही किसी चीज़ के लिए रिट इशू नहीं कर सकता, बिकॉज वो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर की चीज़ है। या सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है विद इन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन अगर किसी इंसान को डिटेन कर लिया गया किसी दूसरी कंट्री में, तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता हेबियस कॉर्पस की। ये बात हुई हेबियस कॉर्पस की। अगली रिट है मैंडेमस, और मैंडेमस का लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। कोर्ट ऑर्डर इशू करता है मैंडेमस के रिट के तहत किसी पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटीज। कोर्ट एक कहता है पब्लिक अथॉरिटी को कि भाई अपनी पब्लिक ड्यूटी को फुलफिल करो, परफॉर्म करो। कोई पब्लिक अथॉरिटी अगर अपनी पब्लिक ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो एडुकेट मैनर में नहीं कर रही है, सही तरीके से नहीं कर रही है, तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि आपकी पब्लिक ड्यूटी है और आपको उसे फुलफिल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई म्युनिसिपैलिटी है और इस म्युनिसिपैलिटी ने शहर के डेवलपमेंट के लिए कोई प्लानिंग स्कीम बनाई और इस प्लानिंग स्कीम को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, लेकिन बावजूद इसके ये म्युनिसिपैलिटीज प्लानिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो मैंडेमस के रिट के थ्रू कोर्ट ये कह सकता है इस म्युनिसिपैलिटी को कि भाई आपकी पब्लिक ड्यूटी है इस प्लानिंग स्कीम को लागू करना, इसको लागू करो। मैंडेमस की जो रिट है वो किसके अगेंस्ट में इश्यू की जा सकती है? एनी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट में की जा सकती है, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में की जा सकती है, इंफीरियर कोर्ट्स के अगेंस्ट में भी इशू की जा सकती है। अगर कोई कोर्ट अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है या अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में भी मैंडेमस की रिट इशू की जा सकती है। ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मैंडेमस की रिट इशू की जा सकती है। हालांकि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा है आजकल। यूपीएससी ने अपने 2022 एग्ज़ाम की आंसर की रिलीज़ की है अभी 2023 में, और उस आंसर की के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि मैंडेमस की रिट गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट में इशू नहीं की जा सकती। और यहाँ अपन पढ़ रहे हैं एनी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, तो कानून के जानकार लोगों में खूब डिबेट एंड डायलॉग चल रहा है। बट यूनानिमसली ये स्टैंड है ज़्यादातर कि यूपीएससी फालतू के पंगे ले रहा है, और ये जो आर्ग्यूमेंट है कि गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट में मैंडेमस की रिट इशू नहीं की जा सकती, ये कोर्ट में बहुत ज़्यादा दिन तक स्टैंड नहीं कर पाएगा। अब कोर्ट में क्या होगा वो अपन देखेंगे, अपडेट रखना, ध्यान रखना थोड़ा, लेकिन फिलहाल के लिए स्थिति ये है कि किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मैंडेमस की रिट इशू की जा सकती है। किसके अगेंस्ट में नहीं की जा सकती? प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी किसी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में मैंडेमस की रिट इशू नहीं की जा सकती। व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी है, चॉइस है कि करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तो ऐसे केस में भी मैंडेमस की रिट को इशू नहीं की जा सकता। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के केस में भी मैंडेमस की रिट इशू नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, किसी शहर के एसपी साहब ने ऑर्डर इशू किया कि फलाने चौराहे पे 4 सिपाही खड़े रहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए। अब वो 4 सिपाही 4 दिन खड़े रहे, 5वें दिन से उन्होंने खड़े होना बंद कर दिया। तो अब आप
कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हो। इसके लिए एसपी ऑफिस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकता है, डिपार्टमेंटल एक्शन ले सकता है, लेकिन कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये एक डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन थी। टू एनफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ किन्हीं दो पार्टीज के बीच में कि आज से 10 साल बाद इतने पैसे देके ये प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी, तो ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के केस में भी मैंडेमस की रिट इशू नहीं की जा सकती। और फाइनली प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, गवर्नर्स के अगेंस्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी अदर जजेस हैं उनके अगेंस्ट में भी मैंडेमस की रिट को इशू नहीं किया जा सकता। तीसरी रिट है प्रोहिबिशन की रिट, और प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिड, प्रोहिबिट, रोकना। प्रोहिबिशन की रिट हायर कोर्ट इशू करता है टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ये स्पेसिफाइड है कि हायर कोर्ट इशू करेगा, किसको करेगा, लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को। तो ये अपने को क्लियर हो गया कि ये जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज जैसे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके बारे में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में ही प्रोहिबिशन की रिट इशू की जा सकती है। क्यों करता है कोई हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को, ट्राइब्यूनल को प्रोहिबिशन की रिट इशू? इन केस ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, किसी कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके अगर ऑपरेट करने की कोशिश की है या ऑपरेट कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए प्रोहिबिशन की रिट इशू की जाती है। इट डायरेक्ट्स अ लोअर कोर्ट टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट लॉ प्रोहिबिट्स इट फ्रॉम डूइंग। अगर कोई कोर्ट कोई ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है जो उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन की रिट इशू करता है कोई हायर कोर्ट। किसके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आपके शहर के SDM साहब हैं, वो कुछ कर रहे हैं, तो उनको प्रोहिबिशन की रिट के थ्रू प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। लेजिस्लेटिव बॉडीज, पार्लियामेंट वगैरह, इनके अगेंस्ट में प्रोहिबिशन की रिट इशू नहीं की जा सकती। कानून बनाना चाह रहे हैं, बनाओ, जैसा बनाना है वैसा बनाओ। प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर बॉडीज, उनके अगेंस्ट में भी प्रोहिबिशन की रिट इशू नहीं की जा सकती। चौथी रिट है सर्शियोरारी। प्रोहिबिशन से काफ़ी मिलती जुलती, थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्शियोरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। सर्शियोरारी को भी हायर कोर्ट इशू करता है टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, विच मीन्स कि ये रिट भी सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है। इसमें और प्रोहिबिशन में फर्क क्या है? प्रोहिबिशन में होता था कि अगर कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए प्रोहिबिशन की रिट इशू की जा रही थी। सर्शियोरारी में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस कोर्ट से केस को ट्रांसफर करवा लिया जाएगा खुद को। हायर कोर्ट उस केस को ट्रांसफर करवा लेगा खुद को। दूसरा केस भी है सर्शियोरारी में, और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कोर्ट ने किसी केस पे ऑर्डर इशू कर दिया, और ऐसा केस पे ऑर्डर इशू कर दिया जिस पे उसका अधिकार ही नहीं था, अपने अधिकार क्षेत्र से बियॉन्ड जाके उसने किसी केस पे ऑर्डर इशू कर दिया, तो उस ऑर्डर को क्वेश करने के लिए, उस ऑर्डर को खारिज करने के लिए, खत्म करने के लिए सर्शियोरारी की रिट इशू करता है हायर कोर्ट। वही लिखा गया, ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर, लेटर मतलब लोअर कोर्ट, टू इटसेल्फ, और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस। अब देखो, प्रोहिबिशन के केस में क्या हो रहा था कि अगर कोई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पहले ही प्रिवेंट कर दिया जा रहा है, तो एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर था। लेकिन सर्शियोरारी में दोनों ही अवेलेबल है। पहले भी रोक सकते हैं, पहले ही बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे अधिकार में नहीं है ये केस, इसे हमें ट्रांसफर करो। और अगर किसी कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी केस पर ऑर्डर इशू कर भी दिया है, तो उसको स्क्वैश किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। तो सर्शियोरारी जो है वो प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव दोनों फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक चीज और, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि सर्श्योरारी की रिट को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट में भी इशू किया जा सकता है अगर इंडिविजुअल राइट्स अफेक्ट हो रहे तो। किसके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता? लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट में नहीं किया जा सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट में नहीं किया जा सकता। ये हुई सर्श्योरारी की बात। और आखिरी रिट है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से। इट इज बेसिकली टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। कोई आदमी किसी पब्लिक ऑफिस में जाके बैठ गया और सामने से कोई कह रहा है कि नहीं यार ये आदमी बैठने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो क्वो वारंटो की रिट के थ्रू कोर्ट ये पूछेगा उस ऑफिस में बैठे हुए आदमी से कि आप किस अथॉरिटी से बैठे हो, प्रूव करो। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें हर एक पब्लिक ऑफिस नहीं आएगा, इसमें वो पब्लिक ऑफिसेज आएंगे जो कि परमानेंट कैरेक्टर के हैं, जिनको क्रिएट किया गया है किसी स्टैट्यूट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिनको किसी लॉ या फिर संविधान के द्वारा क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने के कंडीशंस हैं। ऐसा आदमी जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है उसको एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन किसी भी कारण की वजह से सरकार ने किसी ऐसे आदमी को एडवोकेट जनरल अपॉइंट कर दिया जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के काबिल नहीं था, तो उस केस में क्वो वारंटो की रिट इशू की जा सकती है। फिर पूछा जाएगा कि भाई आप कैसे, आप तो क्वालिफाइड ही नहीं हो इस ऑफिस में बैठने के लिए। किसके अगेंस्ट में इशू नहीं की जा सकती? मिनिस्ट्रियल ऑफिसेस के अगेंस्ट में नहीं की जा सकती। प्राइम मिनिस्टर किसी को भी अपना मिनिस्टर बनाए, किसी को भी अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बनाए, वहाँ क्वो वारंटो का कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट ऑफिस, मेरे को अपने ऑफिस में किसे बिठाना है किसे नहीं बिठाना है ये मेरा डिसीजन है, वहाँ क्वो वारंटो का कोई लेना देना नहीं है। और क्वो वारंटो के लिए एक खास बात और है, ये इकलौती ऐसी रिट है जिसको कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन सॉर्ट कर सकता है, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कोर्ट जा सकता है। बाकी जो रिट्स हैं उनमें एग्रीव्ड पर्सन कोर्ट जाता है, जो पीड़ित आदमी है वो कोर्ट पहुंचता है। लेकिन इस क्वो वारंटो के केस में कोई भी इंटरेस्टेड इंसान जो है वो कोर्ट जा सकता है। और इसके साथ अपने रिट्स खत्म हो गए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।